हेलो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल, आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कुछ सीरीज चल रही है, मतलब कुछ क्लासेस चल रही है। एक क्लास चल रही है लूसेंट की, एक क्लास चल रही है क्लास 10th की, और अभी जो क्लास चलेगी वो है पॉलिटी की। देखिए, हमारे दो तीन सीरीज चल रही है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं पहले, ठीक है। हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है, लूसेंट किताब है, जानते हो ना? हाँ, उसके दो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री और एक कर रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और दूसरा हम क्लास 10th को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जहां पर भी एनसीईआरटी का प्रयोग होता है, उन सबके लिए क्लास 10th वाली क्लास बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ाओगे सर? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। क्या पढ़ाऊंगा? पॉलिटी। और सर, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? मैं पढ़ाऊंगा डीपीएसपी। डीपीएसपी, हाँ, ये क्या कर रहे हो? सुनो, क्या होता है डीपीएसपी? चलो ये पढ़ लिख लोगे तो थोड़ा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, म्हणजे रुको तो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सर, ये क्या पढ़ा रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो कभी जीवन में सुना भी नहीं। अरे, फिर वही वाली बात। देखो, डीपीएसपी हमने अभी क्लास कंप्लीट करी है किसकी? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। इसके बाद क्लास लगी, अब क्लास लग रही है किसकी? डीपीएसपी। है कैसे डीपीएसपी? कहाँ पर इसका उल्लेख है, कैसा है, सारी बातें हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डीपीएसपी के बारे में जानेंगे। चलो शॉर्ट में बोलूं बाबा ना, डीपीएसपी डीपीएसपी तो घबराना मत। क्या होता है डीपीएसपी? देखो, डीपीएसपी का फुल फॉर्म देखो, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टिव। मतलब क्या है? ये एक निर्देश है। क्या है? एक प्रकार के निर्देश। सर, निर्देश मतलब सर किसको निर्देश दिए जा रहे हैं? अरे, ये एक राज्य को एक डायरेक्शन दी जा रही है। किसको? राज्य को। सही सुना आपने। ये स्टेट को एक डायरेक्शन दी जा रही है कि भैया आपको इस रास्ते पे चल के क्या बनाना है? लोगों के लिए काम करना है। क्या नहीं बनाना? लोगों के लिए काम करना है, यानी लोगों का कल्याण करना है, यानी लोगों का वेलफेयर करना है। ये कहां लिखा है सर? आपने तो बोला, ये तो आपकी तरफ से आपने अपनी डेफिनेशन दी। कहीं लिखा है क्या ये? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा है ये। कहां पर लिखा है सर ये लिखा है हमारे भारतीय संविधान में। कहां लिखा है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कहां लिखा है सर कॉन्स्टिट्यूशन में? चलो अब वो पढ़ते हैं। ये समझ में आया क्या होता है डीपीएसपी? इसका उल्लेख क्या है सर? इसका यानी डीपीएसपी का उल्लेख कहां पर है? सर, इसका प्रश्न कौन देगा? तो इसका उल्लेख हमारे हमारे भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डीपीएसपी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो मिलेंगे सारे किससे रिलेट करते हैं? आपके डीपीएसपी से रिलेट करते हैं। मतलब हमें 36 से लेकर 51 तक एक एक डीपीएसपी को उठाकर देखना है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या निर्देश दिए गए हैं राज्य को, क्योंकि ये निर्देश किसी देश के नागरिक को नहीं दिए, है ना। ये डीपीएसपी मात्र किसके लिए है? राज्य के लिए। अब ये मत समझना कि राज्य मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये। अरे नहीं यार, पढ़े लिखे हो तुम लोग थोड़े से। मैंने अभी आपको मौलिक अधिकार पढ़ा था इससे पहले, बोलो हाँ। उसमें आपको मैंने बताया था कि राज्य की डेफिनेशन क्या है, बोलो हाँ। इस समय भी बता दूंगा ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसका उल्लेख क्या है, कहां पर किया गया है, मैंने आपको
अच्छे से विस्तार से बता दिया है। अब क्या पढ़ना पढ़ना है मुझे, क्या पढ़ाना है मुझे? डीपीएसपी पढ़ाना है। डीपीएसपी में क्या पढ़ाना है? अब डीपीएसपी के फीचर्स, विशेषताएं, विशेषताएं यानी इसके फीचर्स पढ़ना है ना। चलो, क्या है इसके फीचर्स, समझो। मतलब डीपीएसपी एक निर्देश है जो किसको दे रहा है? राज्य को। क्या मुझे बताओ, क्या राज्य पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि क्या राज्य के खिलाफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो राज्य को क्या है, एक डायरेक्शन है। क्या है राज्य के लिए? एक डायरेक्शन है। मतलब कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव। और फंडामेंटल की प्रकृति कैसी है? नेगेटिव। क्योंकि फंडामेंटल सरकार को कंट्रोल करता है, स्टेट को कंट्रोल करता है, राज्य को कंट्रोल करता है। बट डीपीएसपी नहीं, भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे, हमारे साथ आओ, हमारे साथ लेकर आगे बढ़ो। ये कौन बोलता है? डीपीएसपी। दूसरा सुनो, अब हमने देखा था कि भैया जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और डीपीएसपी का काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करना? सबका कल्याण करना। मैं ये बोल रहा हूं, राज्य को डीपीएसपी ने ये निर्देश दिए हैं कि आप आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी का क्या करोगे? कल्याण करोगे। चलो, अब मान लो भैया राज्य ने नहीं करे तो मैं कहा जाऊं? राज्य ने मान लो डीपीएसपी को फॉलो नहीं करा, अब डीपीएसपी में एक एक निर्देश बोले कि भाई ये काम करना है आपको, मान लो नहीं करा, मैं सुप्रीम कोर्ट चल जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट बोला निकल यहाँ से। क्यों? अरे भैया डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। मतलब सर, मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको लेकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। थोड़ी सी भेजे में गई बात, थोड़ी सी ऐसे ठोक दिया करो, है नेटवर्क नहीं मिले तो। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मान लो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला गए मुझसे पढ़े बिना, तो मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ? नॉन जस्टिसेबल है। मतलब कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं ले सकता, ना ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, और डीपीएसपी क्या है? एब्सोल्यूट है भैया। क्यों है एब्सोल्यूट? अरे सरकार को निर्देश निर्देश दे रहा, राज्य को निर्देश दे रहा है। किसको निर्देश दे रहा है? राज्य को। क्या निर्देश दे रहा है? कि भैया तुम क्या करना? वेलफेयर करना। क्या करना? तुम्हें कल्याण करना। अब डीपीएसपी कल्याण करने को बोलती है, क्या हम उसको रोकेंगे? क्या मना कर देंगे नहीं भाई कल्याण वल्याण मत करो, कोई फायदा नहीं कल्याण करने का? ऐसा होता है क्या? इसलिए ये एब्सोल्यूट है, बिल्कुल है। डीपीएसपी क्या है, कैसा है? एब्सोल्यूट है। ठीक है, और क्या बच्चा अपना? चलो, डीपीएसपी कहां से लिया मैं ये बताना भूल गया था। हमने डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से। चलो इसका अलग से बता देंगे ना। इतना तो समझ में आ गया ना, फीचर्स आपको, डीपीएसपी की विशेषता आपको सारी समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है? इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई कच्छ नहीं पूछेगा ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, केस क्या प्रश्न आता है सर? सर डीपीएसपी हमने कहां से लिया? डीपीएसपी हमने कहां से लिया, कहां से इंस्पायर है? तो ये लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। और ये लगा लो कम से कम 4 लाख स्टार्स पे। क्यों? हमेशा हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बताना है? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया आपने, हाँ। अब पूरे डीपीएसपी को 3 प्रिंसिपल में बांटा गया है, यानी 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। आपको नहीं बांटना है, सिर्फ सुन लो बस, बांटना नहीं है। एक है सामाजिक, चलो सोशल लिखो, उसको इंग्लिश में लिखते हैं ना आप, सोशल, गांधीयन ना, और इसमें आपका हो जाएगा लिबरल। 3 प्रिंसिपल में पूरे डीपीएसपी को बांटा है। कौन कौन से? सामाजिक,
गांधी जी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, तीनों प्रिंसिपल में किसको बांटा है? डीपीएसपी को बांटा हुआ है। चलो क्या क्या कंप्लीट होगा डीपीएसपी में? इतना होगा। चलो सिद्धांत कितने सिद्धांत में बटा है? अभी है। अब हम उठाने एक एक आर्टिकल। ठीक है, अब क्या उठाएंगे अपन? एक एक आर्टिकल उठाएंगे 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, हम कहाँ से पढ़ेंगे? अब आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हम एक आर्टिकल उठा के पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें आपसे। बच्चों को डाउट तो नहीं, सब कुछ बता दिया मैंने जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलो सबसे पहले पढ़ना है हमें आर्टिकल 36 या आर्टिकल 36 या अनुच्छेद 36। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हे। इसके अंदर दिया है आपको राज्य की परिभाषा। क्या दिया इसके अंदर? राज्य की परिभाषा, या हम कहेंगे स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट क्या होती? मैं आपको पूर्व इससे पहले की क्लास में बता चुका हूँ, पूर्व की कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ क्या होती है डीपीएसपी की, क्या होती है, राज्य क्या होता है। चलो राज्य के अंदर क्या क्या आते हैं? आपकी पार्लियामेंट आती है ना, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों के अंदर विधानसभा होती है वो आती है, और जितने भी लोकल गवर्नमेंट है और वो सारी अथॉरिटी जिससे राज्यों को अनुदान प्राप्त होता है वो सब किसके अंदर आएंगे? राज्य के अंदर आएंगे। पुलिस वगैरह सब किसके अंदर आती है? राज्य के अंदर आती है। तो ये क्या होता है? आपका राज्य की परिभाषा होती है। मैंने इसलिए इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप मेरे क्लास देख सकते हो मौलिक अधिकार की, उससे मैंने बड़े ही लंबे अच्छे तरीके से इसको बताया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 37। चलो आर्टिकल 36 आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब आर्टिकल पढ़ना है 37। क्या बोलता है आर्टिकल 37? पढ़े आगे। चलो आर्टिकल 37 तो मेरे पास नहीं है। आर्टिकल 38 पढ़ते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, नहीं नहीं है। हाँ चलो आर्टिकल 37 में पढ़ो, आर्टिकल 38 से पढ़ो। आर्टिकल 37 में कुछ भी नहीं है आपका, ऐसा कुछ है ना। चलो 38 में भी कुछ नहीं। वैसे 38 में सिर्फ इतना लिखा है। 38 में कितना लिखा है? रुको एक मिनट। आज क्लास इतनी रुक क्यों रही है समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकना है, थोड़ा सा मैं क्लास से कर दूं। लाइव चल रही है ना क्लास, इसलिए लाइव नहीं है ना ये। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है। 37 देख लेते हैं कि 38 देखे। 37 में कुछ नहीं लिखा है यार। 37 में इतना लिखा गया था कि डीपीएसपी कोर्ट के अंदर इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब कोर्ट के अंदर जस्टिसेबल नहीं है। ऐसा नहीं भाई डीपीएसपी लागू नहीं करे और आप कहाँ चले गए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल गए, बता चुका हूँ पहले ही ना। चलो आर्टिकल 38 समझते हैं पहले। तो डीपीएसपी क्या है सर? डीपीएसपी निर्देश है। क्या है? डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसको दी गई है? राज्य को या फिर स्टेट को दी गई है कि स्टेट क्या करेगी? क्या करेगी? लोगों का कल्याण करेगी, यानी लोगों का वेलफेयर करेगी, और वेलफेयर करते हुए उनके आर्थिक यानी इकोनॉमिक और राजनीतिक, सॉरी राजनीतिक नहीं आएगा, सामाजिक या फिर उनका सोशलिस्ट राइट ऑफ क्या करेगी? सुरक्षित करेगी या प्रोटेक्शन देगी। मैंने क्या बोला इतना समझो। मान लो राज्य, डीपीएस पे राज्य से बोलते हैं राज्य धराओ। हाँ बोलो। ये क्या है? पूरा देश। हाँ ठीक है। इस देश के अंदर रहते हैं लोग, उन लोगों का क्या करना है? तुम्हें वेलफेयर करना है। हाँ ठीक है। वेलफेयर करने का आधार क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक, यानी उनको सामाजिक रूप से भी ऊपर उठाओगे और आर्थिक रूप से भी ऊपर उठाओगे। तो ये कहां लिखा है? ये लिखा है आपके आर्टिकल 38 के अंदर। इतना क्लियर आपको? चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखो, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि छाप कर लाया हूं। भले साइड में रखे नोट्स, वो दिक्कत नहीं है, पर एक एक चीज लिख लिख के पढ़ाएंगे अपन, है ना। आर्टिकल 39। 39 में बहुत सारी बातें लिखी है।
अब कल्याण की बातें लिखी है तो भैया किस प्रकार से आप कल्याण करोगे, क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसके ऐसे बांटो, ए बी सी डी, बस एबीसीडी नहीं पढ़ना अपने ना, डी तक ही पढ़ना है। क्या है इसमें, ई भी देख लो। पहले क्या लिखा है, पहले लिखा कि भैया अब हमारे यहाँ इतने सारे लोग, कुछ लोग गरीब भी है, तो उनके लिए भैया घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब लिवलीहुड, है ना। दूसरा, उनके लिए यदि आपके पास संसाधन है तो उस संसाधन का बराबर रूप से क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा, किसका, रिसोर्सेस का, यानी संसाधनों का। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पूरा रिसोर्स एक हाथ में ना जाए, या पूरा का पूरा पैसे कहीं ना कहीं एक हाथ में ना आए, तो मतलब कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ से बचाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से बचाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और यदि किसी जगह पे महिला या पुरुष दोनों काम करते हैं तो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर पैसा होगा। क्या होगा, बराबर आपको पे करना पड़ेंगे, मेन और वुमेन दोनों को। ठीक है, अब इससे क्या आता है, इससे ये आता है कि बच्चों और बुजुर्ग, सॉरी बच्चों महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। ये कहाँ लिखा है आपका, आर्टिकल 39 के अंदर। क्या है, घर बार प्रदान करना होगा, संसाधनों का बराबर रूप से क्या करना पड़ेगा, आवंटन करना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, यानी किसी एक हाथ का, किसी एक पर्सन के हाथ में पूरी वेल्थ या पूरा धन ना जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए बराबर वेजेस पे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब एक और इसके अंदर लिखा है आर्टिकल 39 है। ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है कि राज्य क्या प्रमोट करेगी, इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस मतलब ये कि न्याय से कोई वंचित न रह जाए। किस प्रकार से वंचित रह जाए, मान लो कोई गरीब है, अब वो गरीब किसी वकील को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है, सॉरी गरीब 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 गरीब, है ना, गरीब गरीब गरीब, बाबू बोल रहा हूँ कि बाबू बोलो ना, मैं एक गरीब कहीं न्याय से वंचित ना हो जाए, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, किसको, राज्य को। तो राज्य को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, राज्य को। किसको, मुझे, अरे नहीं यार, तो फिर नागरिकों को। ठीक है, जो नागरिक सक्षम नहीं है आर्थिक या सामाजिक रूप से। चलो ये होगा आपका आर्टिकल 39। अब बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40। चलो भाई आर्टिकल 40 सिंपल है, तो इसमें कुछ नहीं ऐसा। आर्टिकल 40 बात करता है किसकी, पंचायत की। किसकी बात करता है, पंचायत की। वो पंचायत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने डीपीएसपी, मतलब उन्हें सिद्धांत नहीं दिया, पर गांधी जी को याद करते हुए उनके प्रिंसिपल में इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, किसको, पंचायत। चलो ठीक है, अब आता है आर्टिकल 41। ज्यादा कुछ नहीं डीपीएसपी में से, आर्टिकल रट्टा मारना हो कुछ है, मतलब समझना है तो आराम से याद हो जाएंगे। तीसरा, यदि मान लो कोई बुजुर्ग है और कोई बीमार है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई नागरिक है देश का क्या है, नागरिक है, वो क्या है, वो अरे यार क्या बोलते हैं उसको, बुजुर्ग है, बीमार भी है, बुजुर्ग भी है ना। एक एक ऐसी स्थिति में है जहां वो कमा नहीं पा रहा है, जहां वो क्या नहीं कर पा रहा, कमा नहीं पा रहा है, या फिर कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में तो सरकार उनको क्या देगी, मदद। सरकार उनकी, राज्य, अरे सरकार नहीं बोल रहा हूँ, राज्य बोल रहा हूं मैं, राज्य क्या करेगी, उसकी सहायता करेगी। राज्य क्या करेगी, उस कंडीशन में उसकी सहायता करेगी, स्पेशल कंडीशन में क्या करेगी, राज्य सहायता करेगी। ठीक है, चलो अब आता है आर्टिकल 42। मैं समझा दूंगा, टेंशन पर अभी तीनों वापस समझा दूंगा, है ना। आर्टिकल 42 ये बोलता है कि मान लो भैया इंसान है, किसी जगह किसी ने किसी जगह तो काम करेगा। मान लो कभी कंडीशन ऐसी आती है कि उसको छुट्टी लेना पड़ती है, जैसे मैटरनिटी लीव,
यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको छुट्टी देना पड़ेगी और उसको जो भी खर्चा वो सब देना पड़ेगा, मतलब 5 महीने छुट्टी लेगी, 5 महीने की सैलरी उसको देना पड़ेगी। तो मतलब फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करेगी कौन? राज्य। चलो वापस समझते तीनों आर्टिकल हम। पहला क्या था? 40 किसके बात करता है कि पंचायत का गठन किया जाएगा। निर्देशन है ये, यदि ना भी करे तो कोई दिक्कत ना, पर निर्देशन है ये। 41 में लिखा कि नागरिक है, बीमार है, ये ऐसी स्थिति में आर्थिक या सामाजिक रूप से कि वो कमा नहीं पा रहा तो उसके लिए व्यवस्था करेगी या उसके सहायता करेगी। 42 में लिखा कि स्पेशल कंडीशन में मैटरनिटी लीव वगैरह प्रोवाइड करेगी कौन? राज्य। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे आर्टिकल 43 की ओर। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? 43 ये बोलता है कि चलो वर्कर्स है। हाउ? वर्कर्स कौन होते हैं? कर्मचारी, जो किसी फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो काम करते ही हैं। तो यहाँ पर बात की गई किसकी? लाइफ सुधारने की, वर्कर्स की लाइफ सुधारने की। मतलब बात की गई किसकी? ये वर्कर्स के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर काम करोगे। सर कैसा काम करेंगे? मतलब आप बता दो। तो आप कैसे सहायता करोगे? आप ऐसे सहायता करोगे कि उनको उस पार्टिकुलर जगह के मैनेजमेंट के लिए उनको भी एक्टिव किया जाए। समझ में नहीं आया? थोड़ा समझो। मतलब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे वहां के मैनेजमेंट के लिए जहां वो काम करते हैं, उनका वहां के लिए मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे? प्रावधान करोगे। और दूसरा क्या किया है? आर्टिकल 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ठीक है, किसका गठन किया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है आर्टिकल 43 में। और कब जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन करके। देखो हमने आर्टिकल 42 पढ़ा था, 42 से 41। तो 41 में एमजी नरेगा आप ऐड कर लेना। ठीक है, मैं भूल गया आपको बताना, सॉरी इसमें ऐड करना। एमजी नरेगा आपको 43 में ऐड करना है। एमजी नरेगा मैंने क्या बोला? मान लो कोई कर्मचारी है, किसी जगह काम करता है, तो वो कर्मचारी उसका मैनेजमेंट संभाल सकता है, यानी ऐसा प्रावधान कौन करेगी? राज्य करेगी। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम करेगी कौन? हमारा राज्य करेगी। मतलब बनाने का, गठन करने का काम कौन करेगी? यहाँ पर राज्य करेगी। अब इससे क्या होगा? यदि ये ऐसे काम करेगी तो हो सकता है वर्कर्स की लाइफ थोड़ी सी सुधरे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे। ठीक है, इसलिए ये काम किया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 47। अब क्या आता है आपका? आर्टिकल 47 आता है। 43 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा 43 कंप्लीट हो गया, 47 कैसा आएगा? 44 आएगा ना। तुम लोग भी यार क्या करते हो सही में, गजनी हो गए पंत। चलो आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बात करता है किसकी? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सर, मतलब समान कानून की बात करता है ये। समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के लिए कानून क्या होगा? बिल्कुल सेम। सभी के लिए फेमिलियर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, यानी यूनिफॉर्म होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए आ गया 44। 43 में एक चीज वो कर लेना, कोटेज इंडस्ट्री का। ठीक है, चलो आर्टिकल 45। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 45 की बात करते हैं। क्या बोलता है आर्टिकल 45? आर्टिकल 45 ये बोलता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ना ईयरली एजुकेशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ईयरली एजुकेशन। और इस बात का ध्यान किसको रखना पड़ेगा? राज्य को रखना पड़ेगा। मतलब 6 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? ईयरली एजुकेशन दी जाएगी। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना किसको? राज्य को। और एक चीज हर जगह जोड़ दी, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ दी, है ना, डीपीएसपी में भी जोड़ दी, और आपकी मौलिक अधिकार में भी जोड़ दी। हर जगह जोड़ दिया किसको? अर्ली एजुकेशन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। यह 45 हो गया। अब समझो 46 क्या बोलता है। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 ये बोलता है कि एसटी एससी को शैक्षणिक व आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की कोशिश करना है। ठीक है,
मतलब उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनका क्या करना है, एसटी/एससी का कल्याण करना है। एसटी/एससी यानी पिछड़ा वर्ग जो है ना हमारे यहाँ, उनका कल्याण करना है। आर्टिकल कहाँ लिखा है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 46 में। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 46 में। समझ में तो आ रहा ना। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 क्या बात करता है कि अर्ली एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 46 क्या बात करता है, एसटी/एससी को ऊपर उठाने की बात करता है। चलो अब आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 आपका पूरा जुड़ा हुआ किससे, स्वास्थ्य से, हेल्थ से, है ना। अभी क्या बात करता है, ये बात करता है कि भैया किसी भी प्रकार का ड्रग पदार्थ या टॉक्सिक होता है, जहरीला पदार्थ का सेवन कभी प्रमोट नहीं करेगी राज्य, उस पर क्या लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी। मैंने क्या बोला, सिर्फ निर्देशन नहीं, सरकार करे ना करे राज्य के ऊपर है। सरकार बाबर आता है, ठीक है, वो तो आप सरकारी जो भी है, मतलब किसके ऊपर है, ये राज्य के ऊपर है, ठीक है। पहला क्या भैया, जो ड्रग्स वगैरह चलते हैं उसको बंद करो, है ना। दूसरा, ये जो भी इंटॉक्सिक मटेरियल है उसको भी प्रतिबंध लगाएगी कौन, राज्य, ठीक है। चलो इतना ही इसमें। अब आता है आपका आर्टिकल 48। चलो क्या आता है, 48। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा इसमें ना समझने के लायक। जो आसान लैंग्वेज, मैंने बस क्या कर दिया, यहाँ लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी कर दिया। चलो आर्टिकल 48 में क्या लिखा है, जो वही गाय होती है ना, गाय, जो गाय की हत्या की जाती है, गौ हत्या की जाती है, उस पर क्या लगाया जाएगा, गाय की गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरा, स्लोटर्स होते हैं, स्लोटर हाउस वगैरह जो आपने देखे होंगे, है ना। जो भी मांस वगैरह खाल वगैरह काट के वहां पर रख दी जाती है, वहां पर कुछ जो भी करते हैं पता नहीं। अब वो उसको मतलब शहर से बाहर रखा जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। और क्या है, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और क्या लिखा है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन को साइंटिफिक तरीके से क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है, आपका आर्टिकल 48 के अंदर लिखा है। और बहुत सारी बातें लिखी है, एक और आर्टिकल 48A, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, आर्टिकल 48A, यानी इसको जोड़ा गया है। बाद में मैं बताऊंगा कौन कौन से संविधान संशोधन करके कौन कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया है, ठीक है। 48A ये बोलता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े हुए वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण को और वाइल्ड लाइफ को, जंतु जानवर जो होते हैं उनको क्या रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 48। इतना क्लियर है आपको, चलो बहुत बढ़िया। अब दो आर्टिकल बच्चे हैं आपके, 49 सॉरी 3 बच्चे हैं, वो तीनों भैया बड़े ही आसान है, 49, 50 और 51, यही कर लो। 49 क्या बोलता है, 49 ये बोलता है कि सरकार, सॉरी राज्य, हाँ राज्य क्या करेगी, जितनी भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह है, जितनी भी ऐतिहासिक जगह है उनको क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, बोले उनको क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी। आर्टिकल 50 में बोलता है कि न्यायपालिका को विधायिका से अलग किया जाएगा। 50-50 का आंकड़ा है हम दोनों का, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। और 51 बात करता है कि इसकी अंतरराष्ट्रीय शांति की, राज्य ऐसा काम करेगी जिससे अंतरराष्ट्रीय लेवल की शांति बना रहे, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल है, 41। फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 48 है, पर्यावरण की बात करता है। 49 जो हिस्टोरिक प्लेसेस है उनको सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 50 विधायिका को न्यायपालिका से अलग होने की बात करता है। 51 क्या है, शांति, ठीक है, ठीक है। इस किसकी बात करता है, शांति की बात करता है। चलो अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सा डीपीएसपी संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन कौन से डीपीएसपी थे जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। देखो 3 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, 42वां, 44वां और 97। 42वां कब किया गया था, आपका 1976 में। कौन कौन सा आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था, आपका जोड़ा गया था आपका 39E। 39 ही है जो बच्चों की बात करता है ना, बच्चों के हेल्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। और इनक्वलिटी को करेगा, कम करेगा। और 39A किसके बात करता है, फ्री लीगल एड। अरे उन्हें बोला था ना, फ्री में राज्य सहायता करेगी न्याय दिलाने के लिए,
है ना, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। फिर 43A लेबर के मैनेजमेंट की बात करता है ना, जो वर्कर्स जो मैनेजमेंट की बात करता है ये। और 48A अभी पढ़ा है मैंने, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये हो गए 42वें संविधान संशोधन करके। और 44 में क्या है कि सरकार किसको कम करने की कोशिश करेगी, इनइक्वलिटी। मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करेगी। इससे क्या होगी, समाज में इक्वलिटी बढ़ेगी, सभी के पास क्या आएंगे, समान रूप से संसाधन आएंगे। चलो 97 में किसके बात करी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलो ये होगा आपका। एक और चीज जोड़ी गई थी ना, हाँ 39B 43B। ठीक है, हाँ ये हो तो गया 43B। चलो ठीक है, ये हो गया आपका डीपीएसपी कंप्लीट। पूरी तरह से मैंने आपको डीपीएसपी कंप्लीट करवा दिया है। चलिए एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं अपन, मौलिक अधिकार। सिर्फ सुनना है आपको, मौलिक कर्तव्य सिर्फ सुनना, जा रहा कुछ है नहीं इसमें याद करने के लायक। ठीक है, मतलब सुन लो बस, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी में कोई डाउट है क्या आपको? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मतलब वीडियो पता नहीं, इस मिनट में हमें डाउट है, प्लीज समझा दीजिए। तो मैंने आपको सारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे बता दिए, वो भी आसान भाषा में। ऐसा नहीं है और बढ़िया डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोले जा रहा है, जो संविधान में लिखा है सब ऐसा नहीं, बड़े आसान लैंग्वेज में और ऐसे पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, मौलिक कर्तव्य की ओर। ठीक है, क्या है मौलिक कर्तव्य और क्यों भारतीय संविधान में जोड़ा गया? देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक कर्तव्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये तो बाद में जोड़े गए थे। चलो हम समझते हैं अब फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा ड्यूटीज देखो, फंडा ड्यूटी कुछ भी लिख देते हैं अपना, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलो अब ये पढ़ना है अपने को, यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है सब? मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या होता है, ड्यूटी। तो ड्यूटी कहाँ से आ गई सर, ये बताओ थोड़ा सा। देखो ये हमने कहाँ से लिया, पहले तो सुन, चलो ये लिए कहाँ से, पहले इसके पहले समझो कहानी। कहानी किसकी है, इंदिरा गांधी जी की है। ठीक है, कब की कहानी है ये, 1976 की। कब की कहानी है ये, 1976 की। क्या हुआ था, अब इंदिरा गांधी जी को ये महसूस हुआ कि हमें कहीं ना कहीं राज्य के नागरिकों को कुछ उनको कर्तव्य बताने पड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया था। वैसे बहुत सारी उसने सिफारिश दी थी, सिफारिश में से ये भी थी, है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा, 42वां, यहाँ लिख रहा हूँ ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गई, ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वह मौलिक कर्तव्य हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए। हमारा भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 11। कितने जोड़े गए, 11। आपको क्या क्या याद रखना है, मौलिक कर्तव्य कब आए, 1976 में। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। किस कमेटी की सिफारिश पर लाए गए, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन करके, 42वां। कौन सा, 42वां। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे कौन कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हमने ये हमने लिए यूएसएसआर से, यूनियन सोवियत संघ, है ना। कहां से लिया अपन ने, यूएसएसआर से लिए। ठीक है, चलो मैं आपको सिस्टमेटिक लिखवा लेता हूँ, पूरा पूरा एक बार लिख लो ना, कहाँ कहाँ इसका लेके कहाँ पर है। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पढ़ रहे हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे कहां पर उल्लेख है, अब इसको जोड़ा गया ना, कैसे जोड़ा गया था इसको। अच्छा, कमेटी का नाम क्या था, कमेटी का नाम लिखो, स्वर्ण सिंह कमेटी। लिखो लिखो, स्वर्ण सिंह कमेटी। कब जोड़ा गया इसको, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन करके, 42वां संविधान संशोधन करके। कौन से पार्ट में जोड़ा गया, पार्ट 4A। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 51A। कौन सा है, 51A। और देखो इसका आगे, और क्या बताना था मुझे, हाँ कहाँ से लिया अपन ने, ये लिया है यूएसएसआर से। कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से। चलिए कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य, वो सुनो, 11 बोल रहा हूं, आप सुन लेना। पहला है आपका मौलिक कर्तव्य, आपको हमारा भारतीय संविधान की क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। दूसरा, जितने भी आइडियल और इंस्टीट्यूशन है उन सबकी रेस्पेक्ट करना है।
जैसे हमारा नेशनल एंथम होता है तो आप लोग बिल्कुल सावधान तरीके से खड़े हो जाते हो, बिल्कुल ये क्या है आपका एक मौलिक कर्तव्य है। और हमें उन सभी आइडियाज को, दूसरा सुनो, और हमें उन सभी आइडियाज को, उन सभी विचारों को फॉलो करना है जिससे हमें क्या मिली, आजादी मिली। उन सभी हमें आइडियाज को फॉलो करना है, देश की अखंडता और एकता को ऊपर बल देना है ना। किसी भी हालत में देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी नहीं टूटना चाहिए। चौथा सुनो, फोर्थ नंबर वन, जब भी देश के लिए बुलाया जाए तुम्हें हाजिर होना है। देश के लिए मतलब यदि देश पे कोई संकट आता है तो तुम्हें उस संकट को दूर करने में देश की सहायता करनी है। पहले क्या था, हमारा भारतीय संविधान और इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करना है। दूसरा क्या था, दूसरा यह है कि जितने भी नोबल आइडिया जिससे भारत को आजादी मिली उनको फॉलो करना है। हमारे भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। चौथा ये लिखा है कि आपको, मुझे भी, जब भी इस देश को जरूरत पड़े आपको आना है। भैया आपस में क्या रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। कौन सा बोलता है, 5वां नंबर का। छठा ये बोलता है कि जितने भी हेरिटेज है, हाँ हेरिटेज में क्यों बोला ड्यूटी में क्यों लिखा होता है ना, ऐसे दिल बना दिया, ये देश, ये प्रेम संग ए संग बी संग सी, ऐसे करके लिख देते हैं। और भैया कुछ भी लिख लिख के जा रहे हैं, तो उनको प्रिजर्व करने की ड्यूटी हमारी भी है, ठीक है। तो जितना आप उनको सुरक्षित रखोगे उतने लंबे समय तक वो अच्छे से रहेंगे, ठीक है। नेचुरल जितने भी भैया हमारे जंगल वगैरह उनको हमें सुरक्षित रखना है। सातवां, आठवां क्या है, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। सर क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर, अरे ठीक आ गई, रुक जाओ भैया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, रुक जाओ भैया, चप्पल उल्टी होगी, लड़ाई होगी, तो इस तरह की बातें नहीं करना है ना, थोड़ा समझदार बनो। फिर देश के लिए अपने आप को डेवलप करना है, अच्छे देश के लिए, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भैया अच्छे से सुरक्षित रखना है। और 14 साल तक बच्चों को क्या दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, है ना। ये सब क्या है, मौलिक कर्तव्य, सुन लिए बस, बहुत है, इतना ही सुनना है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि इसको याद करने बैठ जाओ आप और ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, 11 की 11 दिन लग जाएंगे तुम्हें मौलिक कर्तव्य याद होने में, कभी नहीं पढ़ना है इनको, सिर्फ सुन लो। हाँ, हमें ये करना, हमें वो करना, हमें ये करना, हमें वो करना, ये क्या है, हमारी ड्यूटी से जो आपको फुलफिल करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। चलिए ठीक है, चलो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी, जो मैंने आपको करवा दी है, डीपीएससी ने आपको पढ़ा दिया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कौंसिल मिनिस्टर, पूरा हम संघ पढ़ लेंगे, आपसे संघ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले क्लास में। प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो बहुत मतलब देखो, भगवान कसम ठंड में भी पड़े जा रहा हूँ, गर्मी के मारे परेशान हो रहा हूँ, फिर भी नहीं करते हो, करो, है ना। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और दोस्तों को बताओ फ्री में क्लासेस चल रही है डीपीएसपी की, क्लास 10th की सब जगह, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, बिल्कुल खुला आपके लिए कमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।